वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग कंसेप्ट्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग एंड द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। उसके बाद यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिकली बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन दी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड साथ ही साथ इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी रहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर बहुत सारे प्रोसेसेस है मेन मेमोरी में, तो सीपीयू कैसे डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया उसका रहता है। तो विल बी फर्स्ट सो विल ट्राई टू सी व्हाट आर दी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स या शेड्यूलिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है। तो आज का टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिकली डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड दी सीपीयू। अगर मेन मेमोरी में आपके सपोज करो 10 प्रोसेस है, तो उन 10 प्रोसेस में से सीपीयू किसको मिलना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वो डिसीजन लेता किस बेसिस पे है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स विच प्रोसेस should be given the CPU। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी में आपके पास प्रोसेस है P1, P2, P10 एंड देन आपके पास है CPU। एक टाइम पे सीपीयू पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एलोकेट हो सकता है या एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो नाउ सपोज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेक्स डिसीजन दैट P2 विल बी एग्जीक्यूटेड। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने ये डिसाइड किया है कि आउट ऑफ दीज 10 प्रोसेस P2 प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन दी सीपीयू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P2 प्रोसेस। बट ये डिसीजन उसने किस बेसिस पे लिया है? दिस डिसीजन जो उसने लिया है ये डिसीजन, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स है हमारे पास अवेलेबल। तो जोन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम यूज कर रहा है, जैसे सपोज करो ये एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि जोन सा प्रोसेस मेन मेमोरी में पहले आया है उसको सीपीयू पहले मिलेगा। ऑब्वियस चॉइस है कि जोन सा प्रोसेस मेन मेमोरी में आया है सबसे पहले उसको सीपीयू दो। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड एल्गोरिथम यूज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी चॉइस क्या होती? P1। तो कौन सा प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड टू दी सीपीयू, ये डिसीजन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किस बेस पे लेता है? ये डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीपीयू शेड्यूलिंग की, तो सीपीयू शेड्यूलिंग इज द डिसीजन की विच प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड दैट सीपीयू। और अगर हम इसको एक और बेसिक टर्म्स में या टेक्निकल टर्म्स में मैं डिफाइन करूं, अगर मैं इसको और टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करूं तो it is the decision of which process moves from ready state to running state। ठीक है, थोड़े से और टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं इसे डिफाइन करूं, इट इज द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस शुड मूव फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। हमने ऑलरेडी बात की है, एक आपकी स्टेट है रेडी और एक आपकी स्टेट है रनिंग। तो रेडी स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे जितने भी प्रोसेसेस मेन मेमोरी में होते हैं वो सारे कहाँ पे होंगे? रेडी स्टेट में। और उन प्रोसेसेस में से कोई एक प्रोसेस जाता है रनिंग स्टेट पे, दैट मीन्स उसको हम एलोकेट कर देते हैं
सीपीयू। तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग की अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो वो ये कहेगी इट इज द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस विल बी मूविंग फ्रॉम द रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। क्योंकि अगर आप एक प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके आते हो तो दैट मीन्स आप उसको सीपीयू दे रहे हो। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का बेसिक मतलब भी यही है। तो अब हम ये देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बेसिकली नीड क्या रही। तो विल सी व्हाट इज द नीड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस के पास ऑलरेडी सीपीयू है तो ऐसे क्या क्या स्टेट चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वापस से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हमें कॉल करना पड़ेगा और किसी एक प्रोसेस को हम वापस से सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक बारी ड्रॉ करेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम एंड देन विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द नीड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। तो अगर सीपीयू शेड्यूलिंग डायग्राम अगर मैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम वापस से बनाऊं, ठीक है, दिस वाज योर प्रोसेस स्टेट डायग्राम जिसमें आपके पास वेरियस स्टेट्स है। अगर रेडी स्टेट की बात करूं तो रेडी स्टेट मींस हमारे कितने प्रोसेसेस है मेन मेमोरी में। मैंने एज्यूम किया है कि हमारे पास मेन मेमोरी में है 5 प्रोसेसेस और उनमें से एक प्रोसेस जिसे P3 प्रोसेस है उसको हमने सीपीयू दे दिया। सीपीयू इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P3। ये डिसीजन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने बेस्ड ऑन एनी सीपीयू शेड्यूलिंग ये डिसीजन लिया है कि P3 प्रोसेस को अब सीपीयू मिलना चाहिए। तो क्या क्या ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वापस से सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम को हम कॉल करेंगे या वापस से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ये डिसीजन लेगा। तो अगर हम स्टेट चेंजेस देखें कि किस बेसिस पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वापस से कॉल होगी, तो फर्स्ट स्टेट चेंज विल बी जब आपका प्रोसेस मूव करेगा फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू टर्मिनेटेड स्टेट। जैसे मैं यहाँ पे शो करती हूँ, सपोज P3 जो आपका प्रोसेस है जो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, इसका काम खत्म हो जाता है, सीपीयू से जितना एग्जीक्यूट कराना है P3 वर्क इज डन। तो P3 क्या करेगा, टर्मिनेट स्टेट में मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द टर्मिनेटेड स्टेट। और जब वो रनिंग से टर्मिनेट स्टेट पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, सीपीयू विल बी आइडल, सीपीयू खाली हो जाएगा। तो वापस से हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कॉल करेंगे और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि अब P1, P2, P4 और P5 प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड दी सीपीयू। अगर नेक्स्ट स्टेट चेंज की बात करें, दैट इज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू वेट स्टेट। जब आपका P3 प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में है दैट मीन सीपीयू एग्जीक्यूट हो रहा है P3 प्रोसेस के लिए और वो मूव कर देता है टू दी वेट स्टेट। वेट स्टेट में वो क्यों मूव करेगा, क्योंकि उसको किसी आईओ की नीड है। तो अगर सपोज वो आईओ के लिए जाता है तो उस केस में क्या होगा, अगेन सीपीयू क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा। और क्योंकि सीपीयू आइडल हो जाएगा हम वापस से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कॉल करेंगे और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि अब P1, P2, P4 और P5 प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस विल बी एलोकेटेड दैट सीपीयू। अब थर्ड स्टेट चेंज की बात करें, तो थर्ड स्टेट चेंज क्या, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस जो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है वो डायरेक्टली रेडी स्टेट में चला जाए। जैसे हम शो करते हैं तो ये प्रोसेस क्या है, P3 प्रोसेस इस टाइम पे रनिंग स्टेट से डायरेक्टली चला गया रेडी स्टेट में। ये रनिंग से रेडी में क्यों जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर हो गया। टाइम स्लाइस मींस जैसे हमने डिसाइड किया है कि सिर्फ वो 2 यूनिट के लिए चल सकता है, उसका काम है टोटल 10 यूनिट का, बट वो मैक्सिमम 2 यूनिट के लिए चल सकता है एक टाइम में। ये किसी एक एल्गोरिथम का पार्ट है। तो अगर 2 यूनिट का उसका काम खत्म हो गया तो वापस से वो रेडी स्टेट से कहाँ चला जाएगा, रनिंग स्टेट में। और क्योंकि एक प्रोसेस रनिंग से रेडी स्टेट में चला गया, वापस से हमें सीपीयू शेड्यूलर जो हमारा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, उसको कॉल करना पड़ेगा। उसको कॉल करके हम ये डिसाइड करेंगे कि अब P3 के अलावा कौन सा प्रोसेस आ सकता है टू दी रनिंग स्टेट। तो ये थर्ड स्टेट चेंज है। फिर उसके बाद एक स्टेट चेंज होगा फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट। एंड एक और स्टेट चेंज होगा फ्रॉम वेट टू रेडी स्टेट। तो ये जो दोनों स्टेट चेंजेस हैं ये आपके प्रीएम्प्टिव स्टेट चेंजेस है।
इस टर्म के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रीएम्प्टिव स्टेट चेंजेस। तो प्रीएम्पशन का क्या मतलब है? प्रीएम्पशन का मतलब सिंपल इतना है कि अगर किसी एक प्रोसेस के पास ऑलरेडी सीपीयू है तो हम उससे वो सीपीयू छीन सकते हैं, तो दैट इज प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का बेसिक मतलब क्या है कि अगर ऑलरेडी P3 रन कर रहा है इन दी रनिंग स्टेट, दैट मीन्स उसके पास सीपीयू है, तो हम उससे वो सीपीयू ले सकते हैं। और वो सीपीयू हम क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया है मेन मेमोरी में, और क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है तो उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज न्यू से रेडी में एक प्रोसेस आया है P6, और P6 जो प्रोसेस है वो है हायर प्रायोरिटी का, एंड क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो ही एग्जीक्यूट होगा ऑन दी सीपीयू। तो ये P3 जो प्रोसेस है उससे हम सीपीयू छीन लेंगे और उसकी जगह P6 को सीपीयू दे देंगे। तो ये स्टेट चेंज कब हुआ? जब आपका न्यू से रेडी में जा रहा है। तो अगर कोई प्रोसेस न्यू से रेडी में जा रहा है तो क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का था, तो ऐसा हो सकता है कि जिसको ऑलरेडी हमने सीपीयू दिया हुआ है उससे हम वापस से सीपीयू ले लें। तो दैट इज वन स्टेट चेंज। और उसके बाद फिफ्थ है फ्रॉम द वेट स्टेट टू रेडी स्टेट। अभी भी क्या था कि ऑलरेडी एक प्रोसेस वेट स्टेट में था, वो वेट से गया रेडी में, और क्योंकि वो एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस था तो अब उसको एग्जीक्यूट करना है, तो जो ऑलरेडी प्रोसेस है उससे हम सीपीयू वापस से ले लेंगे। सो दिस स्टेट चेंजेस फ्रॉम द वेट टू रेडी स्टेट। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये होगा कि या तो रनिंग वाली स्टेट तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये होगा, तो या तो प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में है उसका काम खत्म हो जाए, या वो किसी आईओ के लिए चला जाए, या फिर उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, तो हमें वापस से सीपीयू शेड्यूलिंग की डिसीजन लेना है। या फिर कोई एक नया प्रोसेस आया रेडी स्टेट में, अगर कोई नया प्रोसेस भी आएगा रेडी स्टेट में, हम देखेंगे कि क्या उसकी प्रायोरिटी हायर तो नहीं है। अगर उसकी प्रायोरिटी हायर है तो हमें उसी को सीपीयू देना है। तो ये दो वजह हैं जिनकी वजह से हम सीपीयू शेड्यूलिंग की डिसीजन लेंगे। बट अगर मैं इसमें मेंशन करूं तो फर्स्ट टू जो स्टेट चेंजेस है दैट इज ड्यू टू नॉन प्रीएम्प्टिव डिसीजन। नॉन प्रीएम्प्टिव डिसीजन का क्या मतलब हो गया? उस प्रोसेस की खुद की वजह से, किसी और की वजह से नहीं, कोई और प्रोसेस आया इस वजह से नहीं, बट उस प्रोसेस के खुद की वजह से। जैसे वो प्रोसेस अगर रनिंग से टर्मिनेट हुआ तो दैट मीन्स उसका काम खत्म हो गया था, या फिर वो प्रोसेस रनिंग से वेट में गया तो ऑब्वियसली बात है उसको किसी आईओ की नीड थी। तो अगर वो प्रोसेस खुद से वॉलंटरीली सीपीयू को छोड़ना चाहता है, तो अगर वो खुद से सीपीयू को छोड़ना चाहता है तो हम क्या करेंगे, किसी और प्रोसेस को सीपीयू देंगे, और किसी और प्रोसेस को सीपीयू देंगे तो दैट मीन्स हमें सीपीयू शेड्यूलिंग का डिसीजन लेना है। बट अगर हम पॉइंट 3, 4th और 5th के बारे में बात करें, दैट इज अ प्रीएम्प्टिव डिसीजन। प्रीएम्प्टिव डिसीजन का क्या मतलब है? उसकी वजह से नहीं, हम किसी और प्रोसेस की वजह से वो प्रीएम्प्ट हो गया, या किसी और प्रोसेस की वजह से हमने उससे सीपीयू छीन लिया। तो अगर कोई एक नया प्रोसेस आया है रेडी स्टेट में, या कोई एक नया प्रोसेस है जो कोई एक पुराना प्रोसेस है उसका वेट का काम खत्म हो गया और वो रेडी स्टेट में आया है, तो वो केस क्या हो गया? क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस था तो ऑलरेडी जो रनिंग स्टेट में है हमने उससे सीपीयू छीना है, तो दैट इज अ प्रीएम्प्टिव डिसीजन। बट चाहे आपका डिसीजन प्रीएम्प्टिव हो या नॉन प्रीएम्प्टिव हो, हम कॉल करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम को, या सीपीयू शेड्यूलर, जो इस केस में रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आज इसका हम देखेंगे, दैट इज हम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे, एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो आइए इसको देखते हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो एक एक करके इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को देखते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि इन दोनों शेड्यूलिंग के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाएंगे, जो ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। तो वापस से विल ड्रॉ दिस डायग्राम टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो दिस इज द प्रोसेस स्टेट डायग्राम फॉर अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब होता है कि अगर किसी प्रोसेस के पास सीपीयू असाइंड है तो हम उस प्रोसेस से वो सीपीयू वापस नहीं छीन सकते।
मीन्स वो प्रोसेस खुद ही वो सीपीयू को छोड़ेगा या खुद ही टर्मिनेट होगा, तभी हम उससे उस सीपीयू को किसी और को एलोकेट कर सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, वंस सीपीयू इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस देन इट विल लीव इटसेल्फ। वो प्रोसेस खुद ही सीपीयू को छोड़ेगा, तभी हम सीपीयू किसी और प्रोसेस को दे सकते हैं। हम खुद से नहीं डिसाइड करेंगे और खुद से उससे सीपीयू नहीं छीनेंगे। तो अगर आप इसमें देखें, हमारी एक एज है फ्रॉम द रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट, बट रनिंग से रेडी पे मैंने कोई स्टेट नहीं बनाई है। रनिंग से रेडी में जो स्टेट बनती है दैट इज ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर का डायग्राम बना रहे हैं, आपकी एज रेडी से रनिंग पे जाएगी बट रनिंग से रेडी पे नहीं जाएगी, क्योंकि उस प्रोसेस से हम सीपीयू नहीं छीन सकते या नहीं स्नैच कर सकते। तो अगर यहाँ पे इस केस में शेड्यूलिंग की बात करें, तो शेड्यूलिंग के डिसीजंस रहेंगे। तो सीपीयू शेड्यूलर जब डिसीजन लेगा तो ट्रांजिशंस क्या क्या हो सकते हैं। व्हेन अ प्रोसेस मूव्स, व्हेन अ प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू टर्मिनेटेड स्टेट, और a process is moving from the running state to wait state। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं। नाउ सपोज रेडी स्टेट में आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, उनमें से एक प्रोसेस है P3 प्रोसेस, जिसको हमने सीपीयू एलोकेट किया है। तो P3 किस में चला गया, रनिंग स्टेट में। अब P3 से हम सीपीयू छीन नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात है P3 ही खुद सीपीयू छोड़ेगा। तो P3 कैसे छोड़ सकता है, या तो वो उसका काम खत्म हो गया और वो चला गया टर्मिनेट स्टेट पे। तो एक स्टेट ट्रांजिशन क्या होगी, रनिंग टू टर्मिनेट। तो अगर P3 प्रोसेस जो है टर्मिनेट स्टेट में चला गया, मींस खाली सीपीयू जो है आइडल हो गया, तो ऑब्वियसली बात है सीपीयू शेड्यूलर को हम वापस से कॉल करेंगे और सीपीयू शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि अब P1, P2 या P4 में से कौन सा प्रोसेस जो है एलोकेट होएगा टू दी सीपीयू। तो पहला डिसीजन कब लेगा, जब कोई प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू टर्मिनेट जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि P3 को किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत है एंड इट गोज टू दी वेट स्टेट। तो अगर वो वेट स्टेट में चला गया, वापस से सीपीयू आइडल हो गया, और क्योंकि सीपीयू आइडल हो गया, सीपीयू शेड्यूलर को हम वापस से कॉल करेंगे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम वापस से कॉल करेंगे और वो डिसीजन लेगा कि अब P1, P2 और P4 में से कौन सा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा ऑन दी सीपीयू। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस को आपने सीपीयू दे दिया तो आप उससे वापस सीपीयू नहीं ले सकते। तो कुछ एल्गोरिथम्स है जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को फॉलो करती है, जैसे उसमें से एक एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को फॉलो करती है। दैट मीन्स इस एल्गोरिथम में अगर आपने किसी प्रोसेस को सीपीयू दे दिया, उसके बाद आप उस प्रोसेस से सीपीयू नहीं ले सकते। जैसे हम एल्गोरिथम्स देखेंगे, हम देखेंगे कौन सी नॉन प्रीएम्प्टिव है या कौन सी आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का सिंपल मतलब क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी प्रोसेस को सीपीयू दिया है तो आप उस प्रोसेस से वो सीपीयू ले सकते हो। आपका मतलब है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसेस को सीपीयू देगा, और देने के बाद वो उससे वापस भी ले सकता है। और वो वापस किस केस में लेगा, क्योंकि हो सकता है कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए या उसका अपना टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर कर जाए। तो उन 2 केसेस में वो उससे सीपीयू ले लेगा। तो इसको और बेटर समझने के लिए सबसे पहले बनाएंगे इसका प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो आपकी एज है दैट इज गोइंग फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। ये एज आपको बता रही है कि ये शेड्यूलिंग कौन सी है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्यों, रनिंग में है वो प्रोसेस जिसके पास सीपीयू है। अगर जिसके पास सीपीयू है हम उससे छीन सकते हैं, वो किस स्टेट में चला जाएगा, वेट स्टेट में। और वेट स्टेट में वो कहाँ पे जाता है, इन दी रेडी स्टेट।
तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग में है तो रनिंग से हम उसको कहाँ पे डाल सकते हैं, रेडी स्टेट में। और ये बता रहा है कि आपकी स्केड्यूलिंग क्या होगी, प्रीएम्प्टिव, क्योंकि जिसके पास सीपीयू था आपने उससे सीपीयू छीन लिया, उसका काम खत्म नहीं हुआ था, वो टर्मिनेट नहीं हुआ था, बट आपने उससे सीपीयू छीन लिया, और क्योंकि उससे सीपीयू छीन लिया तो वो वापस किस स्टेट में चला जाएगा, टू दी रेडी स्टेट। तो यही एज जो है दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो पहले प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अगर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होगा, जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इट कैन टेक द सीपीयू फॉर एनी प्रोसेस दैट इज रनिंग ऑन दी सीपीयू। अगर सीपीयू इस टाइम प्रोसेस 2 के पास है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर प्रोसेस 2 से वो सीपीयू ले सकता है, चाहे उसका काम कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, या वो किसी आईओ के लिए ना जाना चाह रहे हैं तब भी हम उससे सीपीयू ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट ट्रांजिशन होंगे जिसमें प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेट ट्रांजिशंस की अगर हम बात करें, पहला है व्हेन अ प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम न्यू टू दी रेडी स्टेट। अगर एक प्रोसेस न्यू से रेडी में भी जाता है तब भी हो सकता है हमें स्केड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़े। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। अगेन हमारे पास मेन मेमोरी में है, मेन मेमोरी में अगेन हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं और उनमें से P3 प्रोसेस को हमने दे दिया है सीपीयू। अब P3 प्रोसेस को हमने सीपीयू दे दिया है तो वो चला गया रनिंग स्टेट पे। अब वो अपना काम कर रहा है, वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर रहा है। बट इतने में क्या हुआ, एक प्रोसेस जो है सपोज P6 आपका प्रोसेस है दैट इज मूविंग फ्रॉम द न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। अब वो कहाँ पे आ गया, मेन मेमोरी में। एंड P6 जो है आपका हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है। P6 इज अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, और क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ऑब्वियसली बात है उसको सीपीयू मिलना चाहिए। तो उसको सीपीयू देने के लिए क्या करेंगे, हम P3 से सीपीयू ले लेंगे और उसकी जगह सीपीयू दे देंगे P6 को। और P3 जो है वो रनिंग स्टेट से वापस से चला जाएगा रेडी स्टेट में। अब रेडी में हमारे पास प्रोसेसेस रहेंगे P1, P2, P3 एंड P4। क्यों, क्योंकि P3 से हमने सीपीयू ले लिया और वो सीपीयू दे दिया P6 को, और P3 वापस से कहाँ चला जाएगा, रेडी स्टेट में। तो जब एक प्रोसेस न्यू से रेडी में जाता है तो भी हो सकता है हमें स्केड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़े। नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन जहां पे हो सकता है हमें स्केड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़े दैट इज फ्रॉम वेट टू रेडी स्टेट। नाउ एज्यूम P6 आपका ऑलरेडी प्रोसेस था जो रनिंग स्टेट में था, अब उसको आईओ की जरूरत पड़ी तो P6 कहाँ चला गया आपका, वेट स्टेट में। अब इतने क्योंकि सीपीयू आइडल हो गया, ऑब्वियसली बात है P1, P2, P3, P4 जो अब आपके पास प्रोसेस है उनमें से किसी एक प्रोसेस को आप एलोकेट कराओगे ऑन सीपीयू। तो अब आपने डिसाइड किया कि नेक्स्ट P2 विल बी एलोकेटेड। अब यहाँ पे P2 क्यों आया है, क्योंकि P6 को आईओ की जरूरत पड़ी एंड वो चला गया वेट स्टेट में। और अब क्योंकि सीपीयू आइडल हो गया, सीपीयू शेड्यूलर एक और प्रोसेस को उठा के रनिंग स्टेट में ले आएगा। अब उसने डिसाइड किया है कि P2 प्रोसेस आएगा रनिंग स्टेट में। नाउ P6 का जो भी आईओ का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब काम कंप्लीट हो गया तो P6 कहाँ चला जाएगा, टू दी रनिंग स्टेट। P6 कहाँ चला जाएगा, P6 चला जाएगा टू दी रेडी स्टेट। इस टाइम पे अब कौन कौन से प्रोसेस हो गए मेन मेमोरी में, इस टाइम पे मेन मेमोरी में प्रोसेस हो गए P1, P2 तो इस टाइम सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, P3, P4 एंड P6 अब वेट से कहाँ चला गया, टू दी रेडी स्टेट। तो आपके पास रेडी में कौन कौन से प्रोसेस हो गए, P1, P3, P4 एंड P6। अब P6 दोबारा से आया रेडी स्टेट में एंड क्योंकि वो एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है हम वापस से P2 को प्रीएम्प्ट करेंगे और सीपीयू दे देंगे P6 को, और P2 वापस से चला जाएगा इन दी रेडी स्टेट। तो अगर कोई प्रोसेस वेट स्टेट से भी रेडी स्टेट में जाता है और क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का था तो हम वापस से स्केड्यूलर को कॉल करेंगे और सीपीयू का जो कंट्रोल है उस प्रोसेस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के पास चला जाएगा। तो जब कोई प्रोसेस वेट से रेडी में भी जाता है तब भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक ऑब्वियस डिसीजन है, थर्ड डिसीजन इज when a process is moving from running state to ready state। तो अगर कोई प्रोसेस रनिंग से रेडी में जाता है, खुद से जा रहा है, कोई नया प्रोसेस नहीं आया रेडी में बट खुद से रनिंग से रेडी में जाता है, तो ये केस कब होगा, when
यूनिट्स टाइम स्लाइसेस एक्सपायर्स। मतलब जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि इसको हम डिटेल में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में देखेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज प्रोसेस P6 एग्जीक्यूट हो रहा है, टोटल टाइम यूनिट इज 10 यूनिट्स। ठीक है, टाइम यूनिट है 10, इसको 10 सीपीयू के यूनिट चाहिए। सीपीयू के यूनिट्स अभी आप मिली सेकेंड ले लीजिए, इसको 10 मिली सेकेंड चाहिए ऑन सीपीयू। और हमने क्वांटम डिसाइड किया है या टाइम स्लाइस डिसाइड किया है 2 मिली सेकेंड का। तो 2 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस मैक्सिमम 2 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा, फिर वो वापस से रेडी में चला जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, वो 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर वो रेडी में चला जाएगा। तो ये P6 क्या करेगा, P6 को 10 यूनिट एग्जीक्यूट होना है, बट जैसे ही वो 2 यूनिट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स उसके बचेंगे 8 यूनिट, वो रनिंग स्टेट से चला जाएगा रेडी स्टेट में। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट प्रोसेस है P7, उसको भी 12 यूनिट एग्जीक्यूट होना था, क्वांटम 2 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा जब तक इसके 10 यूनिट नहीं बचते। तो दैट मीन्स हर एक प्रोसेस सीपीयू पे आएगा और मैक्सिमम 2 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा और वापस से कहाँ चला जाएगा, रनिंग स्टेट में। तो रनिंग से रेडी में भी जब जाएगा तब भी हमें सीपीयू शेड्यूलर को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम सीपीयू शेड्यूलर को कॉल करेंगे, बट ओनली इन द केस ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की बात करें तो ये तीनों ट्रांजिशन के केस में आप सीपीयू शेड्यूलर को कॉल नहीं करोगे। तो अगर हम इस टॉपिक को समराइज करते हैं, इस टॉपिक में हमने बात की डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, अगर किसी प्रोसेस को हमने सीपीयू दिया है तो उस प्रोसेस से हम सीपीयू ले सकते हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, अगर किसी प्रोसेस को हमने सीपीयू दिया है तो हम उससे सीपीयू वापस नहीं ले सकते। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और कुछ एल्गोरिथम्स है जो बाय डिफॉल्ट नॉन प्रीएम्प्टिव होती हैं और कुछ एल्गोरिथम्स है जो बाय डिफॉल्ट प्रीएम्प्टिव होती है। एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स है जो प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है। बट इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही रहेगा कि आप सीपीयू देने के बाद नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में सीपीयू वापस नहीं ले सकते, बट प्रीएम्प्टिव के केस में ऐसा कर सकते।